महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। देखिए कितना इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है कि इस दुनिया में हमारी नीड पूरी करने के लिए सफिशेंट चीज़ें हैं, लेकिन ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रीड का कोई अंत ही नहीं है। जैसे कि नितिन गडकरी साहब ने भी कहा था कि अच्छे दिन ये मानने पर होता है। अगर हमारे पास साइकिल है और हमें लगता है कि साइकिल हमारी नीड के लिए सफिशेंट है, तो आपके लिए अच्छे दिन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे दिखावटी दुनिया में जाना है, मेरी ग्रीड जो है साइकिल से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको बाइक चाहिए। फिर आपके पास बाइक आ जाएगी, फिर भी आपकी ग्रीड कम नहीं होने वाली है, आपको कार चाहिए रहेगी। फिर कार भी आ जाएगी, फिर भी आपकी ग्रीड पूरी होने वाली नहीं है, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए रहेगा, फिर जेट चाहिए रहेगा। लेकिन ये भी देखिए, जो जेट चलाने वाले हैं वो रोज़ सुबह साइकिल चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो नीड है वो काफ़ी कम है, काफ़ी छोटी है, लेकिन हमारी जो ग्रीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। और ग्रीड जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ही हमारा जो हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, वो कम होते जाता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। वो है एक्ट और ऑर्डिनेंस का डिफरेंस। मतलब एक एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी एस्पिरेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो लाया जाए जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ आती है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट ओपन किया है। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, बिल और एक्ट और ऑर्डिनेंस में फ़र्क समझने के लिए हमें सबसे पहले पार्लियामेंट को समझना पड़ेगा। अब हालांकि मैंने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ये जो कोर्स है इसमें सब कुछ समझाया है, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ये जो सीरीज़ है ये ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। फिर आता है राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। बस इन्हीं दोनों से पार्लियामेंट बनता है क्या? तो नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। अब प्रेसिडेंट ये दोनों भी हाउस में नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों है? क्योंकि जो भी बिल दोनों हाउसेस से पास होता है वो तब तक एक्ट में तब्दील नहीं होता है जब तक प्रेसिडेंट उसे अपनी एसेंट नहीं दे देते हैं। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। अब जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है उसे दोनों हाउस से पास होना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अब ऑर्डिनरी बिल जो है उसकी बात कर रहे हैं। अब बिल के प्रकार वो भी हम देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे। ऑर्डिनरी बिल से मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आपको मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल देखना है तो उसके लिए आप जो लेक्चर्स है वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बेसिक डिफरेंस जो है बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस का बताने वाला हूँ। अब देखिए, लोकसभा में एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। अब लोकसभा में उस बिल पर चर्चाएं होती है, वो भी प्रोसेस जो है हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर जब ये बिल पास हो जाता है, मतलब जितने भी लोग हैं मेजोरिटी से इसे पास कर देते हैं, फिर क्या होगा? ये बिल जाएगा दूसरे हाउस में, मतलब राज्यसभा में। फिर यहाँ पर भी बिल पर चर्चाएं होगी और मेजोरिटी से इस बिल को अगर पास कर दिया जाता है, फिर क्या होगा? ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास बिल जाने के बाद प्रेसिडेंट इसे अपनी एसेंट देंगे और फिर ये जो बिल है ये एक्ट में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट जाता है, ड्राफ्ट के बाद वो बिल में तब्दील होता है जिस पर चर्चाएं होती है। फिर चर्चा होने के बाद जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है उसके बाद ये एक्ट में तब्दील हो जाता है, मतलब ये कानून बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे लोकसभा जो है उसमें बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए, बिल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी बिल देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी बिल मतलब क्या है? जो कि ऑर्डिनरी चीज़ों से डील करता है। मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जितने भी यूथ है 18 साल से 20 साल की उम्र तक, उन्हें पकौड़े तलना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ऑन लाइटर नोट, तो ये एक ऑर्डिनरी बिल रहेगा। फिर दूसरा आता है मनी बिल, मतलब जो कि पैसों की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई इंसान 2 बार सांस लेता है फटाफट तो उसे 2 रुपये देना पड़ेगा। तो
ये हो गया मनी बिल। अब तीसरा आता है फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल मतलब क्या है, वो भी मनी बिल का ही एक प्रकार आप समझ सकते हो एकदम लेमन लैंग्वेज में, लेकिन मैंने आपको जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसमें फाइनेंस बिल और मनी बिल अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो फाइनेंशियल बिल मतलब क्या होता है, ये भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें जो है वो डिस्कस करता है। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, टैक्स स्लैब जो है अगर वो चेंज करना है तो वो फाइनेंशियल बिल। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, जिसमें हमारा संविधान जो है उसमें चेंज किया जाता है, मतलब कोई आर्टिकल को इंसर्ट करना है, कोई आर्टिकल को डिलीट करना है, तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी बिल जो है उसकी चर्चा करेंगे। अब ऑर्डिनरी बिल ये दोनों भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, फाइनेंशियल बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों भी हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। अब ये बिल इंट्रोड्यूस कौन कर पाएगा, तो बिल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। अब गवर्नमेंट बिल मतलब कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो गवर्नमेंट का आदमी मतलब मिनिस्टर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। प्राइवेट बिल मतलब क्या है, प्राइवेट मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है वो अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम प्राइवेट बिल कहेंगे। और जो गवर्नमेंट बिल होता है उसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि जो मेजोरिटी है उसके तहत ही बिल पास होता है। अब यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, तो जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है, सरकार की मेजोरिटी है, इसलिए सरकार के जो लोग हैं उसे वोट करेंगे ही, इसीलिए ये बिल के पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो प्राइवेट बिल है उसके कम चांसेस होते हैं पास होने के। और इसके लिए 7 दिन का नोटिस लगता है और इसके लिए 1 मंथ का नोटिस लगता है। और ये जो ड्राफ्ट किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, ये उस मेंबर के ही द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो प्राइवेट मेंबर है उन्होंने एक ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया है। अब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो अब उसकी कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे, तो पहला आता है फर्स्ट रीडिंग। अब इसमें रीडिंग जो है वो भी ली जाती है। फर्स्ट रीडिंग आता है, उसमें क्या होगा, तो जो टाइटल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्कस किए जाते हैं, कि जो भी टाइटल्स है वो पढ़ेंगे और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये गैजेट ऑफ इंडिया जो है उसमें पब्लिश किया जाता है, मतलब बिल को पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया में। फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग आती है। अब सेकेंड रीडिंग जो है इसमें जनरल डिस्कशन होता है, पूरा डिस्कस किया जाएगा, बिल को अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो इस बिल को जॉइंट कमेटी जो होती है उसमें भी रेफ़र किया जाता है। फिर उसके बाद कमेटी स्टेज आता है। इसमें कमेटी अगर रेफ़र करते हैं तो कमेटी इसमें स्क्रूटिनाइज करती है किस तरीके से है, क्या क्या इसमें खामियां हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज आता है। यहाँ पर जो बिल है वो प्रॉपर तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके वोट किया जाता है सेपरेटली हर क्लॉज पर। फिर आता है थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि जो डिबेट है वो पूरे बिल पर ओवरऑल जो है वो बिल को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स है वो अलाउड नहीं होते हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो बिल है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया जाता है और फिर वहाँ पर वो पास हुआ है नहीं हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि सेकेंड हाउस में जाएगा नहीं जाएगा। फिर अगर पास होता है तो सेकेंड हाउस में जाता है। फिर सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसेस जो है यही प्रोसेस फॉलो होती है, मतलब राज्यसभा में भी यही सारी प्रोसेस होगी। फिर राज्यसभा में से जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट अगर उसे असेंट देते हैं तो वो बिल हो जाएगा पास। लेकिन सोचिए कि अगर लोकसभा में ये बिल जो है ये पास हो जाता है लेकिन दूसरा हाउस जो है वो पास नहीं करता है, मतलब वो कुछ क्लॉजेस बताता है और वो जो क्लॉजेस है अमेंडमेंट्स है वो मानती नहीं है सरकार, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो बिल है वो तो स्थगित हो गया है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बिल जो है अगर 6 महीनों तक पेंडिंग रहता है, मतलब कोई भी हाउस इसे अगर पास नहीं कर रहा है 6 मंथ्स तक अगर ये पेंडिंग है, तो फिर क्या होता है, जॉइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जाती है। अब जॉइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाती है, क्योंकि ये 6 मंथ्स तक पास नहीं हो रहा है, मतलब डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन गई है। फिर उसके जॉइंट सिटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद ये बिल मेजोरिटी से पास किया जाता है। मतलब क्या है कि लोकसभा राज्यसभा इनके एडिशन टोटल लोग जो है उनकी मेजोरिटी से बिल पास किया जाएगा और फिर जब पास हो जाता है जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट उसे अपनी एसेंट दे देते हैं। तो ये है पूरा बिल का सिनारियो, मतलब एक जो ड्राफ्ट है वो लाया जाता है, उसे बिल में तब्दील किया जाता है हाउस में इंट्रोड्यूस करके। फिर जब हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद वो एक्ट में तब्दील होता है जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तब। तो ये हो गया एक्ट, मतलब कानून। कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो सिर्फ पार्लियामेंट को है। लेकिन देखिए पार्लियामेंट कभी कभी सेशन में नहीं भी होती है,
ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, रिसेस चल रही है, सब अपना टिफ़िन खा रहे हैं, डब्बा खा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? तो ऐसे टाइम पे हमारे जो राष्ट्रपति है उनके भी पास कुछ पावर्स दी गई है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कानून लेकर आना है तो ऐसे टाइम पर क्या किया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, जो कि हमारे आर्टिकल 123 में दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है उसी टाइम पे सिर्फ ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए ऑर्डिनेंस मतलब बेसिकली क्या है कि एक कानून, एक एक्ट जो कि टेम्पररी बेसिस पर है। क्योंकि अधिकार किसे है एक्ट बनाने का, तो पार्लियामेंट को है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब एक्ट नहीं लाया जा सकता है। अब अगर इमरजेंसी केस में कोई एक्ट लाना है, कानून लाना है, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस होता है और सिर्फ तभी लाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो। अब देखिए सेटिस्फाइड जो है ये बोलने की बात है, आगे चलते हैं। तो ये जो है, ये ऑर्डिनेंस जो लाया जाएगा ये सेम फोर्स और इफेक्ट रहेगा एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इतनी जो प्रोसेस के बाद पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, एक बिल को एक्ट में तब्दील करती है, तो उसका जितना फोर्स और इफेक्ट रहेगा उतना ही इस ऑर्डिनेंस का रहेगा। लेकिन ये क्या परमानेंट रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है। अब ये जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो पार्लियामेंट है वो सेशन में आना चाहिए, और फिर जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को पास करना चाहिए, अगर इस ऑर्डिनेंस को परमानेंट कानून में तब्दील करना है तो। क्योंकि ये टेम्पररी है, इसे अगर परमानेंट कानून में करना है तो जब 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट सेशन में आएगी उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर उसे एक्ट में तब्दील करना पड़ेगा। या फिर अगर उसे नहीं करते हैं तो ये ऑर्डिनेंस खारिज हो जाएगा, मतलब ये जो कानून लाया गया है ये खारिज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक ऑर्डिनेंस जो है उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी है? तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट सेशन में आना चाहिए, और पार्लियामेंट सेशन में आने के बाद 6 वीक्स के अंदर अंदर उस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, या तो उसको एक्ट में परमानेंटली तब्दील करना चाहिए या फिर उसे खारिज कर देना चाहिए। तो ये 6 मंथ्स और 6 वीक्स इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है एक ऑर्डिनेंस की। और ये कौन से सब्जेक्ट्स पर लाया जा सकता है? उसी सब्जेक्ट्स पर जिस पर पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। जिस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती उस सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है, और इसके सेम लिमिटेशंस होते हैं जितने पार्लियामेंट के एक्ट के होते हैं। और ये फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं छीन सकता है कि मतलब एक ऑर्डिनेंस ला के आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वही छीन लिया जाए। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे भी हार्म नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के लिमिटेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर सकती। उसीलिए जो ऑर्डिनेंस है उसका भी ये लिमिटेशन रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर सकती। अब प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं कि बीच में मुझे इसे विड्रॉ करना है तो वो भी वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि उन्हें लगेगा कि नहीं मेरे को अभी वापस ले लेना है इस ऑर्डिनेंस को तो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसीलिए उनका ही सुनना पड़ेगा और उनके ही अनुसार काम करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑर्डिनेंस जो है वो एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है? पहले से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई सैंडल देखी है और आपको सैंडल मांगी है, लेकिन उस वक्त आपकी जो जेब है वो टंटन गोपाल है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने कहा कि बाद में देखते हैं। फिर गर्लफ्रेंड ने वो जो सैंडल है वो कुछ दिनों के बाद लेकर आ गई और उस सैंडल से आपको बहुत पीटा और बोला कि ये जो सैंडल है ना ये वही है जो तुमने लेने से मना कर दी थी। तो मतलब क्या है कि ये उस टाइम की बात है, पहले की, मतलब समझ लो कि 5 महीने पहले की बात है कि आपने सैंडल के लिए मना किया, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट है अभी आपको मिल रही है ना। तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब ये जो पनिशमेंट है ये पहले की है, अभी की नहीं है, अभी आपने कोई गुनाह नहीं किया लेकिन पहले की है, तो वो हो गया रेट्रोस्पेक्टिव। तो ऑर्डिनेंस जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।